बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। क्या है? बायोलॉजिकल मेथड। आपने बेटे 9th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर। सारी चीज़ें वही हैं बिल्कुल। आपने वही स्टेप्स डिस्कस करने हैं। आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो एक नई चीज़ आएगी वो आपके पास थोड़ी सी डिटेल है हाइपोथेसिस की। क्लियर? अदरवाइज़ वही बायोलॉजिकल मेथड प्रॉब्लम, फिर उसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, फिर उसके करैक्टर्स एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट, बाद में थ्योरी और लॉ बनाना है हमने। ठीक है। वहाँ पे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था, यहाँ पे आपने एक पेज पे जो है उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या चीज़, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसका हमारी बायोलॉजी में क्या रोल है। हमारी बायोलॉजी में क्या रोल है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने 9th में देखी थी कि बायोलॉजिकल मेथड एक साइंटिफिक मेथड है, वो हमने खुद नहीं बनाया हुआ। कैसा मेथड है? साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम किसको सॉल्व करते थे? टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा इसको पढ़ने का क्या मकसद बनता है? आपको अगर साइंस की डेफिनेशन याद हो किसी बच्चे को, तो साइंस की डेफिनेशन हम यही लिखते हैं ना कि साइंस इज़ अ नॉलेज। साइंस एक ऐसा नॉलेज है विच इज़ मेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। ठीक है। मतलब साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए और फिर एक्सपेरिमेंट करके कोई रिज़ल्ट निकालते हैं, कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो वो जो हमारे पास नॉलेज आता है वो एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज होता है। क्या होता है? आपकी बुक ने यही डेफिनेशन लिखी है कि साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज मीन ये किसी सिस्टम के थ्रू लिया गया है। ये नॉलेज हमने किसी सिस्टम के थ्रू लिया गया, और वो सिस्टम क्या है हमारे पास? बायोलॉजिकल मेथड है। वो सिस्टम हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल मेथड। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखा था कि हम सिर्फ बायोलॉजिस्ट जो है वो इस बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं, या बाकी भी साइंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, वहाँ पर भी इसी चीज़ को यूज़ किया जाता है। वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम वहाँ पे इस मेथड को अप्लाई तो करते हैं लेकिन फिर साथ बायोलॉजिकल नहीं लिखेंगे। जब हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं तो फिर हम स्पेसिफिक कर देते हैं बायोलॉजी की तरफ। ठीक है। वहाँ पे भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ये इन स्टेप से पास तो हम होते हैं। ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, रिजल्ट हम निकालते हैं, लेकिन फिर वो स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है। चलें जी, अब इसको हम प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं। हमने कहा कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, और ये नॉलेज कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड डूइंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करते हुए हम इस नॉलेज को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं, अखज़ करते हैं, बातें लिखते हैं हम इसकी। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या था? ऑब्जर्वेशंस। क्या था? ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। ऑब्जर्वेशंस जो हैं हमारे पास मुशाहिदा करना, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा स्टेप है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना। यहाँ पे आपने दो बातें पढ़ी थी। तो जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो आप अपने भी बनाते हो, और जो प्रीवियस उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस होते हैं हम उन्हें भी यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशंस आर मेड, कैसे बनाते हैं हम ऑब्जर्वेशंस? विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। बनाते कैसे हैं? 5 सेंसेस से। ठीक है। क्या हर दफ़ा हम नए ऑब्जर्वेशंस ही बनाएंगे? नो। ऑब्जर्वेशंस हम न्यू भी बना सकते हैं, लेकिन किसी प्रीवियस साइंटिस्ट का वर्क है उसी चीज़ के ऊपर, उसी डिजीज़ के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर, तो उसके ऑब्जर्वेशंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन बनाते किस तरह हैं? विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। विद द हेल्प ऑफ, ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। अब वो 5 सेंसेस कौन सी होती हैं? अगर आपको हमारे सेंस ऑर्गन्स याद हों तो वहीं से हम सेंसेस बना लेते हैं। कौन कौन से हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं? इन्हीं को हम यूज़ करके ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। अच्छा, अब फिर इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम कहानी को आगे लेके जाएंगे। ठीक है। आप यहाँ पे अपनी 5 सेंसेस जो हैं वो लिख दोगे। जिसके पास 5 हों वो 5 लिख दे, जिसके पास 6 हों वो 6 लिख दे।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि हम इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर, किसकी बेस के ऊपर? ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर, जो आपने मुशाहिदा किया, उसी बेस पे हम जो है वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम एजम्पशन भी कह सकते हैं, उस स्टेटमेंट को हम एजम्पशन की बजाय हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आई कि हमारे पास हमने अब नेक्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस बनानी है, एक ख्याल बनाना है, ठीक है, एक नज़रिया बनाना है, एक स्टेटमेंट बनानी है। किसकी बुनियाद पे? जो आपने ऑब्ज़र्व किया उसी को आपने अब स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और एक अजम्पशन बनानी है, आपने ये तवक्को करनी है कि ये जो बात हम बना रहे हैं इससे हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, इससे हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को बनाने के लिए हाइपोथेसिस क्या है? क्या ये अथेंटिक बात होगी? जो भी आप ऑब्जर्वेशन करके जो भी बात बनाओगे वो 100% ठीक होगी, या वो रॉन्ग भी प्रूव हो सकती है? रॉन्ग भी प्रूव हो सकती है। तो इसलिए जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम इसको 100% करेक्ट नहीं कहते, हम कहते हैं दिस इज़ द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। कैसी एक्सप्लेनेशन है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है? टेंटेटिव। ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, और वो टेंटेटिव है। टेंटेटिव किसे कहते हैं? ख्याली है, ठीक है, डाउटफुल है, वो रॉन्ग प्रूव हो सकती है, 100% करेक्ट अथेंटिक बात हमारी नहीं है, शक व शुबा वाली बात है, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा ना भी हो। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस बनाने के कितने तरीके हैं, ठीक है। बल्कि इससे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशंस की भी टाइप्स डिस्कस की हैं। हम पहले ऑब्जर्वेशन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के जो है वो तरीके देखते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपने ऑब्जर्वेशन के हवाले से कितने टाइप के ऑब्जर्वेशंस पढ़े थे? 2। कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस थे हमारे पास? अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? अगर हम देखें क्वालिटेटिव, क्वालिटी किसे कहते हैं? मेयार को। और क्वांटिटी किसे कहते हैं? मिकदार को। ये क्वालिटेटिव है, ये मेयारी है, और ये मिकदारी है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। हम सिंपल सी बात लिखते हैं, अगर हमारी बुक ने क्वांटिटेटिव को पहले लिखा है, क्वांटिटेटिव को, तो हमारी बुक लिखेगी द फॉर्मर आर। फॉर्मर मीन पहले वाले, फॉर्मर मीन पहले वाले, ठीक है। जो पहले वाले ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, क्वांटिटेटिव की अगर हम बात कर लें, इसको पहले वाला हमारी बुक लिखे तो दीज आर मेजरेबल। ये क्या होंगे? मेजरेबल होंगे, हम ये काबिल पैमाइश होंगे। ये क्या होंगे? कोई मिकदार होगी ना, फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं हम उसे जो मेजरेबल हो। तो ये क्या है हमारे पास? मेजरेबल है। अगर आप उसको मेजर कर सकते हो तो आप नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड भी तो कर सकते हो ना। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, जो नंबर्स होते हैं आप लिखते हो 2x, x यहाँ पे वेरिएबल है, और ये 2 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म होती है। ये क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। और जब हम नंबर्स की फॉर्म में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो वेरिएबल हैं या इनवेरिएबल हैं? इनवेरिएबल हैं। ये क्या हैं? इनवेरिएबल। ये चेंज नहीं हो सकते, ये चेंज नहीं हो सकते। ये बात समझ में आई? क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होगा, वो नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है, वो नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसलिए जब भी हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, तो जो भी ऑब्जर्वेशन हम नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे तो वो चेंजेबल नहीं है, वो चेंजेबल, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या होते हैं? इनवेरिएबल, गैर मुतगय्यर, जो चेंज ना हो, ठीक है। तो ये चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर इनकी बात करें, हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करें, अगर इनको मेजर कर सकते तो ये क्या है? इममेजरेबल। अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नंबर्स, तो ये
कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ नंबर्स। अच्छा, अगर हम कह रहे थे ये कांस्टेंट हैं, इनवेरिएबल हैं, तब्दील नहीं हो सकते, तो ये क्या होंगे? ये वेरिएबल होंगे, ये चेंज हो सकते हैं। आपने वहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ी थी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये नहीं बताया कि कितना कोल्डर है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। इट्स मीन वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की जब हम बात करेंगे, हम कहेंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट है वो 100। तो फिर एक लिमिट हमने बना दी, प्रॉपर डिजिट्स हमने सेलेक्ट कर दिए कि ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है, ठीक है। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब वो चेंज नहीं हो सकते। ये बात क्लियर हो गई। तो ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन कौन देता है हमें? ये क्या होते हैं? मोर इन्फॉर्मेटिव। ये क्या होते हैं? मोर इन्फॉर्मेटिव और ये लेस इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये हमें, अब इसकी बजाय आप लिख भी सकते हो कि दीज आर मोस्टली करेक्ट, और ये जस्ट दे गिव एन आइडिया। ये हमें जस्ट क्या देते हैं? आइडिया देते हैं, और ये हमें करेक्ट वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड विच वन ऑब्जर्वेशंस आर बेटर। हाँ, हम इसी तरह इसको इस पॉइंट से भी डिस्कस कर सकते हैं कि दीज आर बेटर, ये लेस बेटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑब्जर्वेशंस के बाद हम क्या फॉर्मुलेट करते हैं? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि हाइपोथेसिस क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है, एक अजम्पशन है, एक क्या है? जैसे आप मैथ में कह देते हो ना कि इसको जो है वो कंसीडर कर लो, फ़र्ज़ कर लो, ये फ़र्ज़ ही कर रहे हैं हम, ठीक है। एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं उनका नतीजा ये निकल सकता है, उनका पॉसिबल रिज़ल्ट ये हो सकता है। तो हम वो जो अजम्पशन, वो जो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक है डिडक्टिव रीजनिंग। क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग, ये आपके लिए नई बातें। और दूसरी है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। एक वर्ड होता है डिड्यूस करना, डिडक्शन से क्या करना? डिड्यूस करना। डिड्यूस करना का मतलब होता है कम कर देना, रिड्यूस कर देना। डिड्यूस मीन रिड्यूस कर देना, कम कर देना। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, आप उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दो, ठीक है। एक पॉइंट पे स्पेसिफिक बात उसमें से निकाल लो, उस इतने सारे नॉलेज में से एक स्पेसिफिक बात जो है ना वो अखज़ कर लो, बाकी सारी बातें छोड़ दो। दैट्स मीन कि आपने उसमें कमी करके एक वजह तलाश की है, कमी करके वजह तलाश की है, ठीक है। इसी तरह इंडक्टिव रीजनिंग है, इंड्यूस करना। इंड्यूस करना किसे कहते हैं? धक्के से। आपने वो इंडक्शन पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन 10th क्लास में। आपके पास एक बॉडी के ऊपर चार्ज होता है, आप धक्के से दूसरी बॉडी के ऊपर भी चार्ज इंड्यूस करवा देते हो। इट्स मीन कि चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो इंडक्टिव रीजनिंग में आपके पास कोई सिंपल सी एक बात होगी, तो आप उसको बढ़ा के पूरे जो वहाँ पे आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, जिस चीज़ के ऊपर आपका वो डाटा अप्लाई हो रहा है, तो आप वो एक स्पेसिफिक चीज़ से एक जनरलाइज चीज़ बनाओगे, ठीक है। ये बात समझ में आई है या नहीं है? अभी हम देखते हैं, हम कहते हैं कि अब रीजनिंग है। वजह आपको पता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग। ड्यूरिंग द, आपका एमसीक्यूज भी था, ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग। रीजनिंग को जो है वो यूज़ करते हैं। हम जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसी की बेस पे अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अपनी नई नई बातें नहीं बना लेंगे। जो ऑब्जर्वेशन से एग्री करेंगी बातें, रीज़न होगी, अच्छा ऐसा है तो इस वजह से हो सकता है। मतलब जो भी बात होगी साथ में उसकी रीज़न होगी, जो भी बात होगी उसके साथ में रीज़न होगी। और आपको पता है हाइपोथेसिस के बाद हमने एक स्टेप और भी पढ़ा था, डिडक्शन पढ़ा था। वो यही डिडक्शन थी, डिडक्टिव रीजनिंग्स ही थी हमारे पास, ठीक है। और इसमें हमने 2 वर्ड्स का यूज़ किया था, इफ़ एंड देन, और फिर हम कहते थे साथ में क्या दो? लॉजिक दो, इफ़ देन लॉजिक, ठीक। इन 2 वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं और फिर जाके हम कोई भी रीजनिंग, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ अब ये ठीक बन गई है।
तो हमारे पास सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग को देखते हैं। हम कहते हैं इन डिडक्टिव रीजनिंग वी मूव, हम मूव करते हैं, वी सिलेक्ट, हम सेलेक्ट करते हैं। एक हमारे पास जनरल बात है, उस जनरल बात में से कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। हम जनरल चीज़ों से कहाँ जाएंगे, स्पेसिफिक की तरफ। लेकिन अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग में देखें तो इसका उलट हो जाएगा, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। हम एक आम बात से ख़ास बात की तरफ जाते हैं, आम बात से ख़ास बात की तरफ, और यहाँ से ख़ास से आम बात की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि ये अजम्पशंस होती हैं ना, हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। आपकी बुक ने जो है वो 2 एग्ज़ाम्पल दी हैं दोनों में। पहले एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी बुक कहती है कि ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स। पहली एग्ज़ाम्पल क्या है? ऑल द बर्ड्स, तमाम बर्ड्स की बात कर रही है बुक। उनके क्या हैं? विंग्स हैं। अब ये एक ख़ास बात है या आम बात है? आम बात। तमाम बर्ड्स, दुनिया जहान के परिंदे मिला दिए हमने, ठीक है। हमने कहा कि ऑल द बर्ड्स हैव, लेकिन अगर हम इनके साथ इफ़ और देन के वर्ड्स यूज़ करें तो फिर हमारी बात जो है वो लॉजिकल बात बन जाएगी, वो एक प्रॉपर रीज़न वाली बात बन जाएगी कि जी हाँ ये वजह है। हम कहते हैं इफ़ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर हमारे पास तमाम जो परिंदे हैं उनके क्या हों? पर हों, ठीक है। देन प्रीमिसेस 2 क्या हो सकती है? फिर आपकी दूसरी कंसिडरेशन क्या हो सकती है? आप दूसरी बात क्या फ़र्ज़ कर सकते हो? आप किसी स्पेसिफिक बर्ड को चूज़ कर लो। हमारी बुक कहती है स्पैरो के बारे में। स्पैरो इज़ अ बर्ड। स्पैरो क्या है? एक परिंदा है। इट आल्सो हैज़, देन इट आल्सो हैज़ विंग्स। इसके भी फिर क्या होने चाहिए? विंग्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पास पहले बात थी, एक जनरल बात थी, तमाम बर्ड्स के बारे में थी। आपने उसको स्पेसिफिक करके सिर्फ एक परिंदे तक महदूद कर दिया, आपने एक स्पैरो तक जो है वो उसको कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आई है? तो वो कहता है कि हमारे पास बहुत से ऐसी रीजंस हैं जहाँ पे हम डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग को, ठीक है। तो पहली एग्जांपल तो ये होगी कि ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, देन स्पैरो इज़ अ बर्ड, इट आल्सो हैज़ विंग्स, ठीक है। अगर इसका हम उलट कर दें, ठीक, हम कहते हैं कि हमारे पास स्पैरो इज़ अ बर्ड एंड हैज़ विंग्स। आप सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हो? पहले ये क्या बात कर रहे हो आप? स्पेसिफिक, एक ख़ास परिंदे के बारे में बात कर रहे हो। आप कहते हो स्पैरो इज़ अ बर्ड, स्पैरो एक परिंदा है, एंड इट हैज़ विंग्स, और इसके क्या होते हैं? पर होते हैं, ठीक है। लेकिन आप दूसरी जानिब ये कहते हो पैरट है, क्रो है, इटीसी, आप 4-5 परिंदे यहाँ पे लिख के कहते हो दीज आर आल्सो बर्ड्स, ये भी क्या हैं? बर्ड्स हैं। स्पैरो को तो आप कह रहे हो कि वो परिंदा है और उसके क्या होते हैं? विंग्स। देन दूसरी अजम्पशन हम क्या बना सकते हैं? दूसरी हमारे पास प्रीमिसेस क्या बनेगी कि पैरट है, क्रो है, हॉक है, ये जितने भी दूसरे परिंदे हैं आप उनके नाम लिख के आप ये कह सकते हो कि दीज आर आल्सो एंड आल्सो हैज़ विंग्स, ठीक है। आपके पास एक जानदार के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आपने उस इंफॉर्मेशन को तमाम जानदारों के ऊपर अप्लाई किया। आपके पास लेट्स सपोज कि आपने सिर्फ दुनिया में देखी चिड़िया थी, इनके बारे में आपने सिर्फ सुना था कि ये भी बर्ड्स होते हैं, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया। जब आपने बताया हमें कि चिड़िया के क्या होते हैं? पर होते हैं। आपको हमने बताया कि और भी परिंदे होते हैं, तो आपने जनरल से अपनी एक स्पेसिफिक बात से एक जनरल बात बना दी कि अगर स्पैरो एक बर्ड है और उसके पर होते हैं तो इसलिए हमारे पास ये बाकी भी तो जानदार, ये भी तो बर्ड्स हैं, इनके भी क्या होंगे? पर होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास कि ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, जितने भी हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, इफ़ ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स रिक्वायर लाइट, क्या चाहिए उनको? लाइट चाहिए। किसके लिए?
अभी हमने ऑल दी जो है ना वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की बात की, तमाम पौधों की बात कर रहे हैं हम। तो ये कैसी बात होगी, जनरल या स्पेसिफिक? जनरल बात है। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक करना चाहें तो हम कहते हैं ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैव द क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल है और ये लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रीन प्लांट हम स्टडी कर रहे हो, कोई एक सिंगल ग्रीन प्लांट स्टडी कर रहे हो, तो उसको भी फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत होगी? लाइट की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरह आपको अगर याद हो तो साइड बॉक्स में आपने पढ़ा था यही वाली कहानी, ठीक है, वो प्लांट्स की कहानी पढ़ी थी आपने। अच्छा, बिल्कुल हम इसको इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक पौधे की स्टडी की है और आप इस नतीजे पे पहुंचे हो कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की मौजूदगी, लाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लांट की स्टडी की, आपको पता है वो प्लांट है, वो क्या है? प्लांट है, और उसमें फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना होता है। तो आप अपनी एक प्लांट की स्टडी को बाकी तमाम प्लांट्स पे अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं। या आप दुनिया जहान के हर पौधे की स्टडी करोगे, फिर जाके हम जो है वो बुक्स में लिखेंगे कि तमाम पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या बात करना आसान होगी? डिडक्टिव रीजनिंग बनाना आसान है, इंडक्टिव रीजनिंग बनाना आसान है? इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अगर बेटे हम देखें कि हमारे पास एक प्लांट की अगर आप स्टडी कर लो, क्या साइंटिस्ट ने दुनिया जहान के तमाम पौधे स्टडी किए हुए? नहीं, उन्होंने तो जस्ट एक प्लांट की स्टडी की। उन्होंने कहा ये ग्रीन प्लांट है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, लाइट की मौजूदगी में इसमें फोटोसिंथेसिस हो जाती है। फिर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तमाम प्लांट्स पे अप्लाई कर दिया, बजाय इसके कि वो हर एक एक पौधे का एक एक पत्ता चेक करते। ठीक है, इट्स मीन कि दे मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू। साइंस में हम ज्यादा कौन सी रीजनिंग को अडॉप्ट करते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग को। किसको अडॉप्ट करते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग को। ठीक है, हम स्पेसिफिक प्रिंसिपल से जनरल बातें अखज़ करते हैं। जब आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे होते हो तो आप एक वक्त में एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, तो एक तजर्बा कर रहे होते हो, उससे जो आपका नतीजा निकलता है फिर उस एक नतीजे को आप बाकी चीज़ों के ऊपर अप्लाई करते हो। ठीक है, या आप दुनिया जहान की सारी चीज़ें स्टडी करके आ जाके स्पैरो के बारे में जो है ना वो नतीजा निकाल के साइड पे हो जाते हो, ऐसे नहीं। कौन से रीजनिंग, किस टाइप की रीजनिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी? इंडक्टिव रीजनिंग। क्यों? क्योंकि हम इसमें स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करेंगे। ठीक होगी ये बात? इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई जनरल एजम्पशंस होंगी तो उनसे हम स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, या हमारे पास स्पेसिफिक एजम्पशंस हैं या स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं तो उनसे हम जनरल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अखज़ कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा और भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं टू फार्मूलेट द हाइपोथेसिस, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बुक दिखाओ, रीडिंग कर लेते हैं। आपसे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपने ये इफ देन के साथ बर्ड्स की और ये लाइट वाली प्लांट वाली एग्जांपल। रीडिंग कर लेते हैं। बायोलॉजिकल मेथड, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज लाइक द अदर साइंसेज, दूसरी साइंसेज की तरह अ बायोलॉजिकल साइंस आल्सो हैव सम मेथडोलॉजी, इसके पास भी कुछ मेथड्स हैं टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। ठीक है, तो ये किसकी बुनियाद पर होता है? एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी की बुनियाद पे। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ चांस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम जब भी कोई बात स्टार्ट करते हैं, लेट के हमारे पास केमिस्ट होते हैं, वो प्लांट्स पे स्टडी करते हैं, ख़ासतौर पे प्लांट एक्सट्रैक्ट लेते हैं, वो ये एजम्प्ट कर रहे होते हैं, वो फ़र्ज़ कर रहे होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार इस प्लांट में हो सकता है कोरोना की जो बीमारी है उसका इलाज हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसा केमिकल एजेंट हो जिससे जो है वो उस बीमारी का इलाज हो सके। एक चांस है ना, हो भी सकता है और नहीं भी। आफ्टर जब वो पूरा एक्सपेरिमेंट अपना कंप्लीट कर लेंगे, जो उनके पास रिजल्ट आएंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा कि इसमें कोई ऐसा केमिकल था जिसमें इलाज था या नहीं था। तो वो कहता है इट ऑलवेज बिगन विद अ चांस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, और वो कौन कौन सी आपके पास? विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी। अगर आपको किसी चीज़ को सिर्फ देखना है या उसको टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको हेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये बात कर रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन में ये पांचों चीज़ें लाजिम मलजूम नहीं है, डिपेंड करता है वहाँ पे किस सेंस की ज़रूरत है। आपने अगर किसी चीज़ को टेस्ट करना है तो कानों के ज़रिए तो वो टेस्ट नहीं होगी,
चलें वो डिपेंड करता है फंक्शनल एबिलिटी के ऊपर। द ऑब्जर्वेशंस कैन बी ऑफ द बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैव एक्यूरेसी ओवर द क्वालिटेटिव एज द फॉर्मर, यहाँ पे फॉर्मर मीन पहले वाले, पहले उन्होंने क्वांटिटेटिव एक्सप्लेन किए हैं। ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा फॉर्म, हम उनको जो है वो क्या, द फॉर्मर्स आर वेरिएबल, फॉर्मर क्या हैं, वेरिएबल हैं, एंड मेजरेबल हैं, ये क्या होते हैं, एंड रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज द ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा फॉर्म एंड गिव्स अ स्टेटमेंट एज अ पर एक्सपेरिमेंट एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ दिस इवेंट। दिस स्टेटमेंट इज द, वो स्टेटमेंट जो ऑब्जर्वेशन से हम बनाएंगे वो क्या बनेगी, हाइपोथेसिस बनेगी, विच इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो एक ख्याली बात होगी, वो एक 100% अथेंटिक करेक्ट बात नहीं होगी, ठीक है। एट दिस स्टेज यू शुड लुक एट द वेज ऑफ डिवाइजिंग हाइपोथेसिस, आपको इस नतीजे पे हाइपोथेसिस बनाने के तरीके देखने हैं। देयर आर टू वेज फॉर द फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैन बी द रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट मे बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहले हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है। इन डिडक्टिव रीजनिंग वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। कैसे याद रखेंगे, डिडक्टिव से डिड्यूस कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना, कोई एक आम बात होगी हम उसको ख़ास बात में कन्वर्ट कर देंगे। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है ड्राइंग द स्पेसिफिक कंक्लूजन, आपने एक ख़ास नतीजा चूज़ करना है, कहाँ से, फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल और फ्रॉम जनरल एजम्पशन। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर या बाकी इंडक्टिव रीजनिंग में भी हम किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, लॉजिक ऑफ, कौन से लॉजिक को, इफ़ देन। अच्छा, इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू फ्रेम द टेस्टेबल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है, ये हमारे पास पहली एजम्पशन थी, प्रीमिस 1 है, एंड दैट स्पैरोज आर द बर्ड्स, स्पैरोज क्या हैं, बर्ड्स हैं। देन वी कंक्लूड दैट, हमने नतीजा क्या निकाला, स्पैरोज हैज़ विंग्स। और दूसरी बात, एग्जाम्पल दूसरी शुरू हो गई, इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस देन एनी ग्रीन प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन डार्क वुड नॉट सिंथेसाइज द ग्लूकोज। जब आप उसको अंधेरे में रख दोगे तो फिर वो ग्लूकोज तो नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी। अच्छा जी, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब वो ग्लूकोज क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो नहीं बनेगा। अच्छा, द अदर वे ऑफ द रीजनिंग यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, विच इज़ द रीजनिंग इन विच वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू, इट बिगिंस विद द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। ये कहाँ से शुरू होती है, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है आपके पास, आप उसको अप्लाई करोगे अब होल जो है वो सिनेरियो के ऊपर, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, एक खास बात से एक आम बात बनाने जा रहे हो आप। फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए देखो, एग्जाम्पल आ गई है, इफ़ वी नो दैट, अगर हम जानते हैं स्पैरोज हैव विंग्स, स्पैरोज के बर्ड्स होते हैं, सॉरी उनके पर होते हैं, एंड आर बर्ड्स, और वो क्या हैं, परिंदे हैं। एंड वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं, ईगल है, पैरट है, हाक है, क्रो है, एंड बर्ड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, आर बर्ड्स। देन वी इंड्यूस मीन ड्रा कंक्लूजन, हम ज़बरदस्ती नतीजा निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, दैट ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स। अच्छा, द साइंस आल्सो देयरफॉर यूजेस, साइंस भी कौन से रीजनिंग को जो है वो पसंद करती है, इंडक्टिव रीजनिंग को, यूजेस इंडक्टिव मेथड टू जनरलाइज फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट, टू जनरलाइज फ्रॉम द स्पेसिफिक इवेंट। क्लियर? तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।